हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बताएंगे क्लास सिक्स्थ का जियोग्राफ़ी और इसी प्रकार से क्लास सेवन का भी जियोग्राफ़ी का एक अलग पूरा वीडियो होगा। फिर क्लास एट का जियोग्राफ़ी का पूरा एक वीडियो रहेगा, मतलब 3 वीडियो ये हो गया। और एक ऐसा वीडियो रहेगा जो तीनों को मर्ज करके यानी कि तीनों को जोड़ करके एक वीडियो बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम देर में ही आपको इतना सारा चीज़ कंप्लीट मिलेगा इस चैनल पर। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम देखेंगे क्लास सिक्स का पूरा चैप्टर, जितने भी सारे चैप्टर होंगे 10-11 चैप्टर, सभी चैप्टर को हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के इतिहास में से। समझिए, तो यह एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है जो मुझे लगा याद करने वाला, या बीटीबीसी का समझिए, दोनों का मिक्स है। तो ज़रूर पढ़िए, ये बिहार से रिलेटेड हर तरह के एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे छोटा से लेकर बड़ा एग्ज़ाम तक सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, जो इसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सौर, या जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास सिक्स, हमारी दुनिया, अध्याय 1, हमारा सौरमंडल। तो उसमें सूर्य के बारे में पढ़ना है। तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। तो अभी सूर्य के बारे में देख रहे हैं, सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है, जो कि सौर परिवार का मुखिया है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि सूर्य के परिवार में इतना सारा चीज़ आता है। फिर उसके बाद है कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। तो सौर प्रज्वल समझ गए कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। सौर प्रज्वल किसको कहते हैं? क्योंकि सूर्य के कारण जितने भी सारे प्रज्वलित होते हैं, जो भी चमकते हैं, उसको सौर प्रज्वल कहते हैं। ग्रह के बारे में कि सूर्य के चारों ओर ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य, इन्हें ग्रह कहते हैं। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर 8 गोले दिखाई दे रहा है, उसको ग्रह कहते हैं। ये सौर परिवार के सदस्य है। उसके बाद बुध, इसका नाम, ये 8 का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। तो इस तरीके से इतना सारा नाम है। बुध शुक्र की बात कर लेते हैं। तो बुध शुक्र का निकटतम ग्रह, मतलब जो बुध है वह शुक्र ग्रह का निकटतम ग्रह है एवं छोटा ग्रह भी है। तो बुध समझ गए कि सबसे छोटा ग्रह बुध है और शुक्र के जस्ट इसके पास में रहता है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक है। यानी कि बुध में ज़्यादा चमक है क्योंकि वो सूर्य के पास है, इसीलिए। अब लाल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। यानी कि जो मंगल ग्रह है यह लाल कलर के होते हैं, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद प्लूटो, जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, प्लूटो जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब बौना ग्रह की संज्ञा दे दी गई। यानी कि पहले उसको ग्रह समझा जाता था, अब प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते। तो यहाँ पर समझ गए, तारों का अपना प्रकाश होता है और ये हमसे बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए। ये सब पॉइंट है जिसको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाएगा। सूर्य भी एक तारा है, बात हम लोग क्लास बहुत बचपन से ही पढ़ते होंगे। सूर्य का प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंच जाता है, लगभग 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में धरती पर। तो ध्यान रख लीजिए ये बात। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। यानी कि सूर्य के बाद जो नज़दीक के तारे हैं उसको हमारे धरती पर पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। तो समझ सकते हैं कैसा कैसा ये बात है। फिर अब पृथ्वी की अब बात कर लेते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन मिलता है। यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन मिलता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें, तो नीला इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। और जो नीले रंग का ज़्यादा परावर्तित होता है
वायुमंडल से, इसीलिए जो हम लोग का पृथ्वी है वह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% ही स्थल है। इसीलिए जलीय भाग के रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो उपग्रह वो होता है वह पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करे, उसे उपग्रह कहते। तो उपग्रह समझ गए कि वह पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। तो क्योंकि पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है इसीलिए वह बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअली वह तारों से बहुत गुना छोटा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 1.25 सेकेंड ही लगते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के गोल गोलाई कितना दिन में घूमता है, तो 27 घंटा, मतलब 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। तो यानी कि एक ही अक्ष पर रहते हुए, जैसे यहाँ पर ये सूर्य है और ये चंद्रमा, तो इस तरीके से ये पूरा अपने अक्ष पर यहाँ तक आने में उसको, ऐसे घूमने में उसको कितना 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है एक परिक्रमा पूरा करने में। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है, दोनों चीज़ चंद्रमा पर नहीं है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। तो ध्यान रख लेना है कि दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि जो सनलाइट है इसके करीब है, जिसके कारण उसका जो रोशनी है, मतलब जो टेम्परेचर है उस पर जाता है और वह दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में वह ठंडा हो जाता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। तो ये चंद्रमा के बारे में इतना बात समझ रहे। उसके बाद है सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। जो भी सभी उपग्रह हैं वो सभी अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते, जो भी उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह उसी का नाम दिया गया जो किसी ग्रह के परिक्रमा करते हैं। तो सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह और किसी का तो एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के यहाँ बात कर लेते हैं। तो सिर्फ एक बृहस्पति जो ग्रह है उसका 63 उपग्रह है और शनि के 62 उपग्रह है। तो ये ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है स्टैटिक के। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति के 63, शनि के 62 उपग्रह है और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह में है कि सौर परिवार में तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तो यहाँ देख रहे हैं कि छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो उपग्रह हो गया और सौर परिवार में तारों, ग्रह, ये सब के अलावा भी कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में होते, जो क्षुद्र ग्रह व मंगल एवं बृहस्पति के बीच होते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है, यानी कि सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे है कि सब ग्रहों के नाम, घूर्णन समय, परिभ्रमण समय और उपग्रहों की संख्या। बुध का तो देख चुके हैं, यह अपने अक्ष पर यानी कि कितना दिन में घूम लेता है, तो 58.6 दिन लगता है। परिभ्रमण का समय इसको अपने अक्ष पर घूमता है 58.6 दिन में, और परिभ्रमण समय यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमता है वह 87.973 मतलब 97 दिन इसको लगता है। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 87.97 दिन लगते हैं। और इसका कितना उपग्रह है, तो 0 है। शुक्र की बात करते हैं तो यह 243 दिन में अपने अक्ष पर घूम लेता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 224.7 दिन लगते हैं। इसके भी उपग्रह 0 है। पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो यह एक दिन
लगभग लगता है, क्योंकि 23.9 घंटा लगता है, यानी कि लगभग एक दिन लगता है पृथ्वी को घूमने में। और परिभ्रमण समय इसको कितना, यानी कि 365 दिन लगते, यानी कि एक साल लग जाते पृथ्वी। तो इसका पूरा कौन है, तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है वह परिभ्रमण 365 दिन, मतलब 365 इतना दिन सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। और यह घूर्णन अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में यह अपने कर लेता है। मंगल के उपग्रह दो बात करते हैं, और जो इसका उपग्रह है वह घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर 24.6 घंटा लगता है और 687 दिन लगता है इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं, तो अपने अक्ष पर यह 9.9 घंटा में घूम लेता है, और परिभ्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको कितना समय लग जाता है, 11.86 वर्ष लग जाते हैं। इसका उपग्रह 63 है। शनि की बात कर लेते तो 10.3 घंटा लगता है घूर्णन समय, और परिभ्रमण समय यानी कि सूर्य के चारों घूमने में इसको 29.46 वर्ष लग जाते हैं। और इसका उपग्रह की संख्या शनि का 62 है। यूरेनस की बात कर लेते जिसको अरुण कहते हैं, अपने अक्ष पर यह कितने घंटा में घूम लेता है, 16.2 घंटा में, और सूर्य के चारों ओर इसको घूमने में 84.01 वर्ष लग जाता है। और इसका उपग्रह की संख्या 27 है। नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं, तो नेपच्यून 18.5 घंटा में यह अपने अक्ष पर घूमता है, और सूर्य के चारों घूमने में इसको 164.80 वर्ष लग जाते हैं। इसका उपग्रह की संख्या 13 है। अब उल्का पिंड की बात कर लेते तो कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूटकर गिरते हैं। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं उससे टूटकर, समझिए पत्थर की तरह वो होता है, तो उससे टूटकर नीचे की ओर गिरता है। इसी को उल्का पिंड कहते हैं। तो टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उल्का पिंड वायु से घर्षण होने के कारण मतलब उसमें आग लग जाती है। फिर आकाशगंगा की बात कर लेते हैं, तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह की गई है। यानी कि समझिए यह काल्पनिक चीज़ है। मिल्की वे यह काल्पनिक चीज़ है, मतलब देखा गया है, क्योंकि जो इतना बड़ा खुला आकाश है, दूर दूर तक देखेंगे तो बहुत सारे तारे फैले इसमें रहते हैं, जो चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती, यानी कि आकाश में प्रकाश बहता है, ऐसा कहा गया है, और जिसके कारण इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। सप्तर्षि की बात करते हैं, तो सप्तर्षि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नज़र आता है कभी कभी, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो 7 तारों का समूह भी दिखाई देगा, जिसको सप्तर्षि नाम कहा गया है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है, यानी कि ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। तो ये 7 ऋषियों के नाम पर सप्तर्षि नाम दिया गया। तो ये सातों में क्या है, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। तो यूनानी ग्रंथों में इस तरह के नाम दिया गया है। अब उसके बाद ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक, यानी कि जो ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ऋतु एवं पुलह को जो मिलाते हैं रेखा, उसको उत्तर दिशा का सूचक माना गया है। ध्रुव तारा एक स्थित तारा है। ध्रुव तारा मतलब यह स्थित तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध से ध्रुव तारा यह एक स्थित तारा है, जो यह उत्तरी गोलार्ध में, जो जैसे गोलार्ध इस तरीके से पढ़ लिए, गोलार्ध और इसका आधा भाग कर दिए, तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया उत्तर के बाद दक्षिणी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है।
तो जो उत्तरी गोलार्ध के साइड है तो पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर दिखाई देता है। जो यह ध्रुव तारा है यह इधर साइड दिखाई देता है, उत्तरी साइड दिखाई देता है। परंतु ज्यों ज्यों हम अपने ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज की उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे यानी कि जो पोल की ओर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो उसका क्षितिज ऊंचाई उनके ऊंचाई बढ़ने लगती है। यानी कि जैसे जैसे देखेंगे तो ध्रुव तारा और ऊंचा और इधर साइड दिखाई देगा कि अगल बगल में ये ध्रुव तारा है। तो इस तरह के बात लिखा हुआ। क्षितिज को ध्रुव तारों की ऊंचाई जिनकी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। तो यहाँ पर है क्षितिज की, क्षितिज इस तरह की रेखा को कहते हैं क्षितिज रेखा। तो ध्रुव तारों की ऊंचाई जिनकी डिग्री होगी, मतलब जिनकी डिग्री होगी ध्रुव तारों का जितना ज़्यादा डिग्री होगा यह स्थान उच्च अक्षांश का उतना ही डिग्री होगा। यानी कि अगर इसे नापेंगे तो जितना डिग्री यह होगा यहाँ से नापने पर लगभग उतना भी ये होगा। तो इस तरह की बात को ध्यान रखना है। तो बस ये बात याद रख लीजिए कि जो क्षितिज की ध्रुव तारे की ऊंचाई जिनकी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। तो अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा जितना क्षितिज होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। जब पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूह के बीच नजर आता है। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। इस समूह की संख्या 12 है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी है जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य विभिन्न तारों समूह के बीच नजर आता है। यानी कि बहुत अलग अलग तरह के तारा दिखाई देता है, उसी के बीच में सूर्य दिखाई देते हैं। तो ऐसे समूह की संख्या ब्रह्मांड में टोटल 12 है। इन्हें राशि कहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वह 12 दिखाई देता है ऐसा, तो इसे राशि कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी तरह नज़र आते हैं, किसी न किसी तरह नज़र आते हैं। इन राशियों में जो भी तारे हैं उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। यानी कि जो उन्हीं आकृतियों के नाम पर जो आकृति बनते हैं तारों के समूह के कारण, तो ये नाम दिया गया है। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये सब राशि के नाम दिए गए हैं। तो ऐसे समूह की संख्या 12 है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। सूर्य अलग अलग तरह के तारों के बीच समूह आते हैं, तो इसको ये सब नाम दिया गया है। मतलब वो उसको राशि कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। यानी ऊपर तो देख लिए कि राशि में हो गया कि पृथ्वी के साथ देखने पर अलग अलग तरह के पृथ्वी के साथ और जितने भी सारा तारों का समूह है जब उसको ऐड करते हैं पृथ्वी को मुख्य मानकर तो 12 राशि दिखाई देता है। इस तरह के राशि नाम दिया गया। और पृथ्वी के बात करते चारों ओर तारों के समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। अब पृथ्वी के चारों ओर समुदाय की बात कर लेते हैं तो उसका 27 संख्या है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों की समूह को नक्षत्र कहते हैं। यानी कि चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान जब चांद को पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि पृथ्वी जो है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चांद को किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों की समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र समझ गए किसको कहते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी कि हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। तो इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इस तरह से गिनेंगे तो ये 27 नक्षत्र यहाँ पर है। तो ये जो होते हैं जब चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरते हैं तो ये सब इसके बीच में आते हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। यानी कि
पृथ्वी, इसको भी पार करने में 14 दिन लगता है, इसको भी पार करने में 14 दिन लगता है। तो पृथ्वी को इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन होती है। इसलिए जो भी नक्षत्र लगता है तो वह 14 दिन का होता है। तो पहला चैप्टर हमने देखा सौरमंडल, वो देख लिए। अब सेकेंड चैप्टर है पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ। पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ की बात कर लेते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है, देख सकते हैं अध्याय 2 हमारी दुनिया का। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष होता है, यानी कि जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि ये हो गया और ये हो गया। तो देख सकते हैं ये उत्तरी है और ये दक्षिणी। तो इस तरह की रेखा देखेंगे तो ये उत्तर साइड हो गया और ये दक्षिणी, ये ध्रुव हो गया, ये भी ध्रुव हो गया। तो इस तरह की रेखा को क्या, कौन सा रेखा कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो इसको अक्ष ये कहते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाए रेखा, तो यह अक्ष रेखा कहलाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर बात कर लेते, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घुमा हुआ है, तो यह लगभग 23 डिग्री इस तरीके से जो घुमा हुआ है, यहाँ पर इसका ये अक्ष हो गया, समझिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव देख सकते हैं इस तरीके से अक्ष है। और यहाँ पर अगर कोण बनाएंगे तो ये टोटल इस तरीके से ऊपर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो यह कितना घुमा हुआ है यहाँ पर, तो अपने अक्ष से उत्तरी ये टोटल 23 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य के ओर, मतलब सूर्य के ओर भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस पर लगातार गर्मी पड़ेगी, यानी कि सूर्य के भाग में दिन उसी समय होगा जब उस पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इस तरह की बात लिखा हुआ। दूसरे भाग में हमेशा रात होगा, यानी कि एक ओर दिन होगा तो दूसरे ओर रात होगा। घूर्णन गति के ही साथ पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा, यानी कि ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होने के लिए घूर्णन गति के साथ पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा और ऋतु परिवर्तन भी वहाँ नहीं होगा। इस कारण ऋतु परिवर्तन होने में बहुत लंबे समय लग जाते हैं। पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि धीरे धीरे, मतलब ऐसे तो धीरे धीरे घूमते घूमते 365 दिन में वह अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और पृथ्वी के इस गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ये गति करती है सूर्य के चारों ओर, तो इसको परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, यानी किस तरह के देखेंगे तो इधर साइड हो गया उत्तर, तो इधर दक्षिण, तो इधर पूरब हो गया, तो इधर पश्चिम हो गया। तो ये कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब ये हो गया और पूरब से पश्चिम की ओर ये परिभ्रमण करता है जो पृथ्वी होता है। इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रति दिखाई देता है। तो इसलिए जो पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य जाता हुआ, सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। तो जो सूर्य ये गति करता है उसको आभासी गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, इसका झुकाव सूर्य की ओर, मतलब जब घूमता है चारों ओर तो एक बार उसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। और जब आधा परिक्रमा कर लेता है तो पहले ऑलरेडी एक झुकाव रहता है 23.5 डिग्री, वो झुका रहता है अपने अक्ष पर। उसके बाद जो दूसरा झुकाव होता है जब आधा चक्कर पूरा कर लेता है तब सूर्य की ओर पृथ्वी घूमता है। फिर जब आधा और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरा बार इसका झुकाव जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही विपरीत, यानी कि दूसरी और चौथी स्थिति में बस यह अपने ही अक्ष पर झुकाव रहता है। 21 जून को, अब समय की बात कर लेते हैं। 21 जून को जब पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। तो यहाँ पर बात करते हैं 21 जून को जब पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध, 21 जून को जब पृथ्वी की जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य के सामने जस्ट होता है उत्तरी गोलार्ध। जैसे यहाँ पर समझिए ये सूर्य है और इसका उत्तरी गोलार्ध जब इसके जस्ट सामने होता है तो
उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है और इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती है। तो यहाँ पे जस्ट इसके सामने पड़ता है, जिसके कारण दिन बहुत लंबा होता है और रातें बहुत छोटी होती है। 21 जून की बात करेंगे तो इस तरह के आपको ऑब्जर्व करने को देखने को मिला गया होगा। इसलिए विश्व योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है, मतलब योग दिवस। इस कारण देख लिए उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीना लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिण ध्रुव में अंधेरा रहता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जस्ट इसका अपोजिट रहता है। वहाँ दिन रहता है, यहाँ रात तो वहाँ दिन। तो यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। अब जून और दिसंबर की स्थिति बात कर लेते हैं। तो 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर ये सब रेखा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो रेखा के बारे में यहाँ बताया जाएगा, जो अलग अलग तरह की रेखा है, जैसे यहाँ पर भी जान सकते हैं। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये मकर रेखा इस तरह की रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा जो इस साइड है उसको आप बीच में भूमध्य रेखा है। तो इसी से रिलेटेड बात है, और भी बात जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि 21 जून को पृथ्वी की सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। तो इसी कारण से वहाँ पर गर्मी का ज़्यादा मौसम होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरण है डायरेक्ट इसी पर पड़ता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसीलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। अब 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 22 दिसंबर के बारे में क्या है, तो 22 दिसंबर में है कि अर्थात 21 जून के जस्ट 6 महीना के बाद 22 दिसंबर आएगा। तो पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती है। अब मकर रेखा पर सूर्य का किरण पड़ने लगता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरा में। तो इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने के कारण गर्मी की ऋतु होती है। इस कारण विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जस्ट 22 दिसंबर को बहुत अंधेरा और दिन बहुत छोटा होता है। तो दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर में जाड़े की ऋतु ज़्यादा अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं सितंबर मार्च की स्थिति के बारे में। तो सितंबर मार्च की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो 21 मार्च 23 सितंबर की स्थिति, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के विपरीत होता है। इससे दिन का मतलब इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात का अवधि बराबर होती है। ये तिथियां सम दिवारात्रि कही जाती है, क्योंकि 21 मार्च और 23 दिसंबर को सनलाइट जो है सूर्य पर वह जस्ट उसके बीच में पड़ता है, इसके कारण सम दिवारात्रि कहते हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा, यानी कि पृथ्वी के अगर हम पूरा जस्ट बीच से काट दिए तो विषुवत रेखा हो गया। अगर उत्तरी ध्रुव पर अगर इस तरह से हम जो रेखा काल्पनिक रेखा होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे देखेंगे तो नीचे देखेंगे यानी कि जस्ट इस साइड दक्षिणी गोलार्ध के साइड, तो यहाँ पर मकर रेखा होता है, यानी कि ये विषुवत रेखा बीच में हो गया, कर्क रेखा ऊपर हो गया, मकर रेखा जस्ट नीचे हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये बीच सेंटर है। तो इस तरह के यहाँ पर है कि इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, यानी कि सूर्य किरण जस्ट यहाँ समझिए सनलाइट है, तो सनलाइट जस्ट इसके बीच में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है, यानी कि रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है।
तो क्योंकि दोनों साइड देख रहे हैं तो दोनों महीना में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारा देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारा देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु हो गया ये वाला मौसम यानी कि 21 मार्च वाला समय, और शिशिर ऋतु हो गया 23 दिसंबर वाला समय। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटे होने के कारण आसपास के क्षेत्र भी गर्म होती है। अब उससे से रिलेटेड और बात है कि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप वहाँ पे हल्के होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है आकाश में सूर्य ऊपर नज़र आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी हो जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी हो जाती हैं। तो ये बात लिखा हुआ फिर है। इस समय अधिक गर्मी और अधिक प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम के समय जब सूर्य की किरणें फिर से तिरछी हो जाती है तो और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात ठंडक हो जाती है। उसके बाद है पृथ्वी की गोलाकार सतह के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। जैसे यहाँ पर है कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये बीच वाला रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, और ये चारों ओर वायुमंडल है। तो सूर्य की किरणें इस तरीके से यहाँ पर लाइट पड़ता है और इसी ऐसे होता है। हमारी पृथ्वी के गोलार्ध होने के कारण उसके सभी भाग सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। तो सभी भाग पर कभी सीधा रेखा नहीं पड़ेगा, इस तरीके से तिरछा रेखा पड़ेगा जैसे यहाँ पर पड़ रहा है। उष्णकटिबंध की पेटी बात कर लेते हैं। अब 3 तरह की कटिबंध की पेटी होता है। एक उष्णकटिबंध की पेटी, एक शीतोष्ण कटिबंध की पेटी और शीत कटिबंध की पेटी। तो उष्णकटिबंध की पेटी बात कर लेते हैं किसको कहते हैं। यदि हम पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भाग में बांट दें तो बीचों बीच के सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधा पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहा जाता है। तो जो बीचों बीच पड़ता है सूर्य की किरणें तो उसको उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध की पेटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिणी ध्रुव में बढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव में जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव में, तो पृथ्वी की गोलाकार सतह होने के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। अब शीत कटिबंध की पेटी बात कर लेते हैं। तो ध्रुवों के निकट यानी कि दोनों, और यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों मिलता है। और शीत कटिबंध की पेटी हो गया, ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुवों के निकट सूर्य के किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ जाती है। जो ध्रुव के निकट अगर जाता है सूर्य तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ जाती है। तो जिस जगह पे सूर्य की लाइट नहीं पहुँच पाती है तो उसको शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते हैं। तो पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षांशीय वार्षिक गति के प्रभाव, जो पृथ्वी के झुकाव हो गया चाहे अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो ये कर्क रेखा हो गया यानी कि कर्क वृत्त हो गया, ये विषुवत या भूमध्य रेखा कहिए, मकर रेखा कहिए। इससे आप तीनों को इजीली समझ सकते हैं। बीच में क्योंकि लाइट पड़ता है, बीच वाला मौसम पर लाइट पड़ने के कारण उष्णकटिबंध की पेटी ये कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो उत्तरी यहाँ पर हो गया
उष्ण समशीतोष्ण का समय हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिणी समशीतोष्ण, क्योंकि शीत और उष्ण यहाँ पर लगभग बराबर होता है। और इस साइड देखेंगे तो उष्ण शीत कटिबंध और दक्षिण शीत कटिबंध, तो बहुत इजीली समझ सकते हैं कितना डिग्री पर कौन। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा तो 0 डिग्री पर झुकाता है। मकर रेखा बात करते हैं, और कर्क रेखा एक तो 23.5 डिग्री पर होता है, और यहाँ पर इस साइड देखें तो 66.5 डिग्री पर होता है। तो इस डायग्राम से भी आप तीनों को इजीली समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। पृथ्वी के परिमंडल यानी कि पृथ्वी के जो भी आसपास के मंडल है उसको पृथ्वी के परिमंडल कहते हैं, यानी कि जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध होते हैं। अब जल मंडल की बात करते हैं। तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी के विभिन्न भाग है। ये सभी को मिलाकर जलमंडल कहते हैं, जो लगभग 71% भाग है। अब एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। तो एरोनॉटिक्स वह एक ऐसा स्थान है जहाँ से गुब्बारे, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित की जाती है। अब स्थल मंडल हो गया कि कंकर, पत्थर, मिट्टी ये सब जहाँ पे दिखा देगा वह स्थल मंडल होता है। अब स्थल संधि हो गया कि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है, यानी कि एक बहुत बड़ा स्थल ये हो गया और एक बहुत बड़ा ये स्थल हो गया। दोनों को जोड़ने का जो स्थल जोड़ता है उसको स्थल संधि कहते हैं। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो 1984 में मतलब आकाश में गए थे, भारत के प्रथम व्यक्ति वही थे। अब विश्व महाद्वीपीय महासागर की बात कर लेते हैं। महासागर विश्व में कौन कौन से है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए पृथ्वी पूरा ये है पृथ्वी का। और भारत का कहाँ हिस्सा है, तो यहाँ पे अलग अलग, सबसे पहले ये देख रहे इसी में भारत कहीं पे है। तो ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तरी साइड में देखेंगे हम लोग का ये एशिया महादेश में आता है। एशिया महादेश यहाँ है, जस्ट इसके इधर यूरोप है। यूरोप के बाद यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, और आर्कटिक महासागर इधर है, और आर्कटिक महासागर मतलब ये दोनों साइड उत्तरी अमेरिका। फिर नीचे देख रहे हैं, नीचे देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका में आता है उत्तरी प्रशांत महासागर, और फिर उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ पर है। एक होगा अफ्रीका, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का पोजीशन देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर है इस साइड, और उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पे है। तो अब जल संधि यानी कि पानी का संग्रह भाग जो 2 बड़े जल राशि जैसे समुद्र, महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। अब यहाँ पे है स्थल संधि का, जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका हो गया, और बीच में अटलांटिक महासागर हो गया। तो ये अटलांटिक महासागर ये जल संधि की तरह काम करता है। तो प्रशांत महासागर ये पूरा प्रशांत महासागर है। अब भारत में देखेंगे तो पाक जल संधि, इस जगह को पाक जल संधि कहते हैं। बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, तो ये सब है। फिर उसके बाद देखेंगे हवा में उड़ने वाले पक्षी को नभचर कहा जाता है। तो जो हवा में उड़ता है उसको नभचर के कहते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं तो जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है, कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसके वायुमंडल कहते हैं। अब जीवन से आकाश की ओर, यानी कि जीवन से आकाश की ओर कुछ बात कहा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसे अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है, यानी कि लगभग कितना 75% होता है। तो यह 3/4 भाग नाइट्रोजन गैस है। हवा में इन गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इनमें थोड़ी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद होता है। वायुमंडल पृथ्वी के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम सांस लेते, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। पेड़ पौधा भोजन हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह इस हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों की गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल के विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इसके नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, फिर आयनन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये वायुमंडल के अलग अलग प्रकार है जो जस्ट इसके अलग अलग ऊंचाई पर स्थित होता है। जैसे
यहाँ पे आप सबको पढ़ सकते हैं। जैसे वायुमंडल की संरचना हो गया, यहाँ पे समय रहता तो और अच्छा, मतलब किलोमीटर रहता तो और अच्छा रहता है। जैसे वायुमंडल की संरचना, सबसे नीचे जो माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाई को यहाँ पर क्षोभमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जेट यान ये सब उड़ता है। तो इस तरह ओजोन मंडल भी यहीं पे होता है। ओजोन मंडल के जस्ट ऊपर देखेंगे तो समताप मंडल होता है। समताप मंडल के और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मध्य मंडल होता है, जहाँ पे उल्कापिंड अक्सर दिखाई देते हैं। और इसके ऊपर देखेंगे तो उष्ण मंडल, जहाँ पे जिसको आयन मंडल भी कहते हैं। और तब ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो बहिर्मंडल, जहाँ पे कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। तो इस तरह के आप वायुमंडल की संरचना पढ़ सकते हैं। जैव मंडल होगा, जहाँ पे जीवो रहता है, जीवों का निवास जिस मंडल पे होता है इसको जैव मंडल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर देख लिया। चौथा चैप्टर है हमारी दुनिया का पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में भी हम समझेंगे। तो चिकनी मिट्टी को केवाल कहते हैं। इनमें धान की फसल खूब होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है इसी को केवाल कहते हैं। और चिकनी मिट्टी में धान की फसल बहुत अच्छा होता है। मैदान की बात कर लेते हैं तो नीचे और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा निक्षेपण मूलक मैदान, तीसरा हो गया रचनात्मक मैदान। तो अपर्दन मूलक मैदान बात कर लेते हैं। वे मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, यानी कि जो अपर्दन से जिस भूमि का निर्माण होता है तो वह अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है। अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है। जैसे फिनलैंड का मैदान उत्तर यूरोप एवं कनाडा के पूर्वी। तो इस तरह के यहाँ पर देख ले अपर्दन मूलक मैदान। अब निक्षेपण मूलक मैदान नाम से पता चल रहा होगा कि निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जैसे नदी हो गया, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसको निक्षेपण मैदान कहलाते। केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान, ये सब निक्षेपण मूलक मैदान का उदाहरण है। और रचनात्मक मैदान हो गया इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका, इस तरह के जगह को जो रचना के द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। तो मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास ये सब है। और इन सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये सब उस जगह पे किया जाता है। बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिमी में पंजाब से लेकर पूर्व से असम तक है। ये इलाके सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। तो कौन कौन है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जो पंजाब से लेकर असम तक फैले हुए हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक। तो यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस भारत की उत्तरी और विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब पठार बात कर लेते हैं। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। यानी कि ये पठार में बहुत अच्छा है, यानी कि कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हज़ार किलोमीटर तक ये फैले रहते हैं। तो हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण। तिब्बत का पठार जो बात कर लेते, संसार का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है तिब्बत का पठार। उसके बाद पीमर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। जो पीमर का पठार है उसको संसार का छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। अब पर्वत की बात कर लेते तो पर्वत हो गया जो मिट्टी का मतलब जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वो पठार नहीं बल्कि पृथ्वी है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं। मतलब पर्वत के जो बात कर लेते हैं ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों में बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और इनमें कुछ नदियाँ भी निकलती है। तो पर्वत समझ गए, पठार में लगभग सपाट होता है और पर्वत में संकीर्ण भाग ऊपर से होता है।
भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है और कई प्रकार की नदियाँ निकलती है, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई होने के कारण उसमें शीर्ष भाग में बर्फ़ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ़ नहीं जमता। यानी कि अरावली पर्वत कम ऊंचाई होने के कारण वहाँ बर्फ़ नहीं जमता। पर्वत का ऊंचाई एक ऐसा मतलब एक जैसा कहीं नहीं होता। बिहार के अलग अलग तरह के पहाड़ी है, जैसे राजगीर, गिरिक, बराबर, फिर हवेली, खड़गपुर और मैदान हिल में जाकर आप देख सकते हैं इस तरह के पहाड़ को। फिर पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वत पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें लकड़ियाँ, चारा, ये सब औषधियाँ प्राप्त होते हैं। पर्वत पर पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में सहायक, यानी कि पर्वत जो है या पर्यावरण संरक्षण और वर्षा कराने में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। परंतु पर्वतों के यातायात कठिन होता है, यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाना पड़ता है। अगर पहाड़ पर खेती करना चाहते हैं, सीढ़ीदार खेती बनाना होगा। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदान की अपेक्षा कठिन होता है। लेकिन भूमि पर रहना ईजी है, लेकिन वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद बात कर लेते हैं, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत हो गया कि यह उबड़ खाबड़ एवं शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। यह वलित पर्वत का उदाहरण है। बृहस्पति पर्वत, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी के दरारें पड़ जाती है, मतलब पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच एक भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊंचे उठे भाग को बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। तो भारत का जो सतपुड़ा पर्वत है बृहस्पति पर्वत है। वलित पर्वत का जो उदाहरण है वह हिमालय पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत, नाम से पता चल रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से पर्वत का निर्माण होता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई पर्वत होने के कारण पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है, यानी कि कम ऊंचाई के पर्वत अगर होते तो उसको पहाड़ी कहा जाता है। वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली एक समय में वलित पर्वत था जो बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे अपरदन हो जाता है, जिससे वह अवशिष्ट पर्वत उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी और ग्लोब। ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को जानना है पृथ्वी और ग्लोब, तो अध्याय 6 है क्लास 6 का। सबसे पहले क्षितिज समझ लीजिए। तो किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसे लगेगा कि कुछ दूरी पर ज़मीन और आसमान आसपास में मिल रहे हैं, तो इसे क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि पृथ्वी गोल होने के कारण ऐसा नज़र आता है। यानी कि आप सीधे खड़े हो जाए, खड़ा होने के बाद आप सीधे देखिए तो सामने कहीं देखिएगा तो लगा कि मेरे जस्ट जिस नीचे मतलब हम लोग देख रहे हैं, मतलब सामने अपनी निगाहों से देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ एक पृथ्वी और जो आसमान है वो मिल रहा है, तो ऐसे को क्षितिज कहते हैं। लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नज़र न आकर चपटी होती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पृथ्वी की एक साथ नहीं देख सकते हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और भारत के राकेश शर्मा सबसे पहले पहुंचे थे। अवस्थल भाग जमीन के बड़े बड़े हिस्सों महासागर घिरे हुए हैं, वे महादेश, इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। वे जो मतलब सीधे घिरे हुए महासागरों से जो घिरे हुए हैं उसको स्थल भाग कहते हैं। स्थल पर ही लोग रहते हैं, इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि है। महादेश की कुल संख्या 7 है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो महादेश की कुल संख्या 7 है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक। तो महादेश कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वे महादेश है। ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश कहलाते हैं।
और ये महादेश एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो याद रख लीजिए, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये 4 महादेश हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 6 और अंटार्कटिका, ये लगाकर 7 महादेश है। महासागर टोटल कितना है? टोटल 4 महासागर है और महादेश 7 महादेश है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये सभी महासागर आपस में सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए। अगर डायग्राम रहता तो बता देते, लेकिन चारों आपस में जुड़े हुए। जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं डायग्राम से आपको पता चल गया होगा पीछे के वीडियो में। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के महासागर, जैसे 4 महासागर में कौन कौन हो गया यहाँ पर। सबसे पहले आर्कटिक महासागर आप देख रहे हैं, आर्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर हो गया, फिर प्रशांत महासागर हो गया, फिर हिंद महासागर हो गया। तो इस तरीके से ये चारों महासागर आपस में जुड़े हुए। बस बीच में कुछ कुछ ये महादेश देख रहे हैं बीच में। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर एशिया, यहाँ भारत इसी के नीचे आसपास कहीं रहता है। एशिया, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 4 हो गया, अफ्रीका 5 हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया, अफ्रीका यहाँ पे 7 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर महाद्वीपीय एवं महासागर देख रहे हैं। तो महासागरों की संख्या 4 होती है, बहुत गहरे होते हैं। जो महासागर बहुत गहरे होते हैं, इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि एक महादेश दूसरे महादेश तक पानी के जहाज़ से लगभग महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफ़र के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। मतलब अगर सफ़र करेंगे तो कभी कभी पता चलेगा कि चारों ओर पानी पानी। समझ सकते कैसे भयावह स्थिति उस समय होगी। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। यानी कि जो आर्कटिक महासागर होता है, आर्कटिक महासागर का पोजीशन देख लीजिए कि कहाँ पर है। तो आर्कटिक महासागर, तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर हो गया। यहाँ ये ऊपर देखेंगे तो ये सबसे पहले हमारा पृथ्वी समझिए गोल है। इस तरीके से ये जो बना है पूरा गोल है। तो ये उत्तरी साइड दिखाई दे रहा है। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। उसके बाद अक्षांश रेखाएं बात कर लेते हैं। तो यदि किसी भी गोले को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। अब उसी में अलग अलग तरह की रेखा है। जैसे ये बात ऑलरेडी जान चुके हैं, ग्लोब को समझ सकते हैं इस लाइन से। जैसे यहाँ पर है, ये समझिए पृथ्वी है, पृथ्वी इसको कर दिए तो यहाँ पर गोलार्ध हो गया। एक आधा गोल भाग हो गया, ये गला आधा गोल भाग हो गया। इस वाला बीच वाला जो रेखा दिखाई देगा, इस रेखा को आप दो नाम कह सकते हैं। इसी को भूमध्य रेखा कहते, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका 2 नाम है। अगर फिर इसकी अगर ऊपर साइड करेंगे, ऊपर साइड कट करते हैं इसकी और इसके बीच में, यानी कि समझिए ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यानी कि भूमध्य रेखा से और उत्तरी ध्रुव के बीच में अगर रेखा कट करेंगे तो ऊपर की रेखा कर्क रेखा कहलाता है। अगर भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा से इसके बीच कट करेंगे तो नीचे मकर रेखा होता। तो इसी रेखा सब के बारे में बताया रहा है नीचे। तो उसी सब को लिखा हुआ है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी बराबर भाग में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो वही सब बात लिखा हुआ है। उसके बाद अक्षांश की बात कर लेते हैं। तो भूमध्य वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यानी कि भूमध्य वृत्त एवं किसी स्थान के बीच, भूमध्य वृत्त से लेकर किसी स्थान के बीच अगर कोण बनता है तो वह अक्षांश कहा जाता है। तथा वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तथा वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जो लिखी गई खिंचाव थी वह अक्षांश का रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी की 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि पृथ्वी के मध्य में है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। तो इसलिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर होती है। विषुवत रेखा से जस्ट उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। अब मकर रेखा उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी देख चुके थे वह कितने डिग्री पर होता है। तो वहाँ मेन बीच वाला अक्षांश देखेंगे तो लगभग
23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री पर जो होता है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा घुमा रहता है। उसके बाद भूमध्य वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते चाहे दक्षिण की ओर जाए तो वृत्त और छोटा दिखाई देगा। दक्षिणी ध्रुव की बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। तो यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। ये रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। तो ये देख लीजिए कि ये रेखा पूर्व से, यानी कि इस तरीके से देख रहे हैं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये रेखा है पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर। तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, इसके समांतर ऐसे रेखा खींचिए तो दूरी समान होती है विषुवत रेखा से। ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे हो जाते हैं, यानी कि हम इसके इधर ध्रुव चाहे इधर जाए तो पृथ्वी का ध्रुव छोटा दिखाई देता है। अतः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। ध्रुव सिर्फ एक बिंदु को समझा जाता है समझने के लिए। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध चित्रों में ग्लोब का अक्षांश देखिए। दक्षिणी गोलार्ध सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री 80 डिग्री 60 40 20 फिर भूमध्य वृत्त आएगा, फिर दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से ये होते हैं। तो 23.5 डिग्री पर इस तरीके से अगर डायरेक्ट 90 डिग्री मानेंगे तो 23.5 डिग्री पर ये रेखा होता है ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे होता है, यानी कि कर्क और मकर रेखा होता है। तो जस्ट उसके ऊपर है भूमध्य रेखा हो गया, अक्षांश रेखा, अक्षांश यहाँ अक्षांश कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा, और इस तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ग्लोब का अक्षांश वृत्त है। देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं। ग्लोब पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखा होती है, यानी कि देशांतर रेखाएं बात कर लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर होती है। जो भी लंबवत रेखाएं हैं, यानी कि इस तरीके से देखेंगे ये विषुवत रेखा हो गया। अगर इस तरह के जितने भी सारे रेखा खींचेंगे, ये रेखा ऊपर की ओर हो रहा है तो ये देशांतर, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती जो रेखा खींचा जाता है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये सब मालूम होना चाहिए। अब देशांतर रेखा का काम क्या है? तो देशांतर रेखा की काम बात कर लेते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए, यानी कि कोई सही स्थिति और सही समय का पता लगाने के लिए रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। और 17 के छिला हुआ भाग जैसा कई लंबवत रेखाएं नज़र आएंगी। जो संतरा के छिला हुआ भाग जैसा बहुत सारा रेखाएं नज़र आएंगी। इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं होती है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 एवं 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है उसको प्रधान या देशांतर रेखा, और प्रधान मध्याह्न रेखा भी 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा की विशेषता, देशांतर रेखाओं का तो काम समझ गया है कि स्थिति और समय का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर है देशांतर रेखाएं की विशेषता कि ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इसकी लंबाई समान होती है। इसकी संख्या 360 डिग्री वृत्त मतलब होती है। विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे नज़दीक होती है। विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे नज़दीक होती है। ध्रुवों पर ये सभी रेखा मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ये सब ऐसे होता है, यानी कि यहाँ से हुआ तो ध्रुवों पर ये सब रेखा एक आपस में मिल जाती है। तो इस तरह के यहाँ पर विषुवत देशांतर रेखाएं की विशेषता हो गया कि ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है और विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है। इस तरीके से एक देखेंगे इधर से भी और जस्ट इधर से करेंगे तो एक पूर्ण वृत्त बन जाती है। और 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर दोनों मिला देंगे तो एक इनकी संख्या 360 मतलब हो जाती है। विषुवत वृत्त पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है।
विषुवत वृत्त हो गया, यानी कि बीच से अगर खींचेंगे तो इसका दूरी सबसे अधिक होती है तथा एक बिंदु के समान वह हो जाती है। 180 देशांतर रेखाएं एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूर्व या पश्चिम में नहीं होती है। यानी कि अगर 180 डिग्री रेखा बात करते हैं देशांतर रेखाएं, तो यह पूर्व या पश्चिम में नहीं होता है। सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर तथा दूसरी देशांतर तक पहुंचने में, यानी कि सूर्य के सामने जो घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। सूर्य के सामने जो पृथ्वी के एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। उसके बाद है यहाँ पर देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर, जैसे ही इस रेखा जो यहाँ पर है, ये देशांतर रेखा हो गया इस तरीके से, तो इस रेखा से अगर ये पूरब है तो इस साइड अगर पश्चिम की ओर जाते हैं, इस रेखा से पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ते हैं इस साइड, तो तिथि इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूर्व से हो जाने पर तिथि घटा दी जाती है। तो ऐसे करके पता लगाया जाता है। और सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब दिमाग में चित्र बनाना, इस तरह की रेखा होता है। दिमाग में बस सोचते हैं कि ये रेखा वो रेखा है, वास्तव में ऐसा कहीं रेखा खींचा हुआ नहीं है। अक्षांश रेखा का काम देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी भी स्थान के तापमान का देशांतर रेखाएं से समय एवं जहां अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती है हो उस स्थान की स्थिति का पता लगाते। तो जनरली तापमान और यह भी स्थिति का समय पता लगाने के लिए अक्षांश रेखा काम आता है। पृथ्वी के कटिबंध, तो पृथ्वी के मौसम के अध्ययन के लिए अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कटिबंध कहते हैं। यानी कि मौसम के पढ़ाई के लिए यहाँ पे अलग अलग भाग में बांटा गया है। पृथ्वी के मौसम को अध्ययन के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हें कटिबंध कहते हैं। कटिबंध पृथ्वी के तापमान के आधार पर बांटे गए क्षेत्र होते हैं। पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो उष्ण कटिबंध होते हैं, मतलब जो ठंडी वाला एरिया होता है, तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री की ओर होता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 बीच की होता है, क्योंकि उष्ण यानी कि गर्मी पड़ता है तो स्थित होता है। इस क्षेत्र में सूर्य साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। उसी तरीक़े से शीतोष्ण बात करें, जहाँ पर शीत और उष्ण होता है, तो शीत उष्ण होता है, यानी कि शीत और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। और कर्क रेखा उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त। सिंपल इस डायग्राम से इजली समझ सकते हैं। तीनों कटिबंध को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि देख सकते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर विषुवत रेखा के यहाँ से लेकर, मतलब इससे 23.5 डिग्री ऊपर और इससे 23.5, तो इसके बीच के समय जो आपको दिखाई दे रहा होगा वह उष्ण कटिबंध होता है। और क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सनलाइट यहाँ पे लगभग इधर साइड भी पड़ता है, इधर साइड भी पड़ता है, यानी कि ठंडा गर्म एक जैसा बराबर दिखाई देता है, इसलिए उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा शीत दिखाई देता है, इसलिए उष्ण शीत यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध और यहाँ पे दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। तो इन तीनों कटिबंध के बारे में यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि उष्ण कटिबंध में कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब समशीतोष्ण कटिबंध हो गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के, ये समझ जाने के बाद बहुत इजी आपको लगेगा, खुद से भी लिख सकते हो। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है और गर्मी में तापमान अधिक रहता है। तो हम लोग जो जिस रेखा में आते हैं वह कौन सा रेखा में आते हैं, तो आप अगर इस मैप में देखेंगे तो हम लोग इस रेखा में उष्ण कटिबंध के आते हैं। मतलब हमारा भारत का देश इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा होता है, तो हम लोग इस रेखा के आसपास आते हैं, तो हम लोग उष्ण कटिबंध के बीच में आते हैं। गर्मी के तापमान अधिक रहता है, इससे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। उष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ता है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यह 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया। अब अध्याय 7 में बात करते हैं हमारी दुनिया मानचित्र अध्ययन में। तो इसमें बहुत इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है, यानी कि भौतिक मानचित्र। इसमें हम पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागरों को दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में गांव, शहर, देश, विभिन्न देश तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र। तो एक चीज़ यानी कि थीम पर ये रहता है, तो ये थीमेटिक मानचित्र हो गया। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा किसका संकेत है। तो जैसे रेलवे लाइन का ये संकेत दिया गया हुआ है, पक्की सड़क अगर इस तरीके से दोनों अगर ये है तो पक्की सड़क, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है समतल में तो कच्ची सड़क, समांतर में दिया हुआ तो ये कच्ची सड़क हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते दो देशों को मिलाने वाला रेखा इस तरीके से एक गाढ़ा कलर से रंगा रहेगा और बीच में इस तरह के, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। अगर पतला करके ये बीच में बिंदु दिया हुआ है तो इसे समझिए ये राज्य को दर्शा रहा है। और यहाँ पर एक लाइन में सब दिया हुआ तो ये जिला को बताता है। और नदी की बात कर लेते हैं तो इस तरह की नदी होता है। नहर में ये साइन होता है, तो बस साइन याद रखिए। तालाब का साइन ये हो गया। कुआं का साइन एक इस तरीके से भी हो सकता है, चाहे सीधे भी हो सकता है। मंदिर का निर्माण ये है। मस्जिद, आप गिरजाघर में ये पूरा कलर होगा और यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा रहेगा। उसके बाद सड़क और पुल को बताता है, यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ भी समझ सकते हैं। यहाँ पर समझिए ये सड़क है तो यहाँ पर पुल है। पेड़ का कहीं पे वृक्ष है, घास रहेगा तो इस तरीके से ये तीर का चिन्ह जैसा रहेगा तो ये घास है। फिर दिशा संकेत में देखेंगे तो यहाँ पर ये बताता है कि दिशा संकेत रुकिए, देखिए, सुनिए, जाइए, तो इस तरह के रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार अध्याय, मतलब बिहार के बारे में। क्लास 8 है ये, क्लास 6 का चैप्टर 8 है बिहार। तो बिहार के बारे में जैसे प्रशासनिक, इसमें क्या क्या देखेंगे तो प्रशासनिक, सीढ़ियाँ, जलवायु में गर्मी, सर्दी, वर्षा, कृषि, व्यवसाय, वन, तंबाकू, वन्य प्राणी, जनसंख्या, ये सब देखेंगे। तो अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ के पूरब से अगर पश्चिम की ओर देखेंगे तो हमारा बिहार कितना किलोमीटर में ऐसे फैला हुआ है तो 483 किलोमीटर में। और दक्षिणी, उत्तर और दक्षिणी में देखेंगे तो 345 किलोमीटर इसका है। तो ये आप ध्यान में रखिए, 345 और 483 किलोमीटर इसका ये लेंथ है। प्रशासनिक सीढ़ियाँ बात करेंगे तो हमारे बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में बहुत सारे अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में भी कई प्रखंड होते हैं। इन प्रखंडों की संख्या 543 है हमारे बिहार में। ये प्रखंड कई पंचायत से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर टोला में अलग अलग टोला होता है, टोला से मिलकर गांव बनता है। टोला में जैसे हो गया बहुत सारे जात के हिसाब से रहता है तो टोला हो गया। टोला से गांव, गांव से फिर पंचायत बनता है, मतलब बहुत सारे टोला से मिलकर गांव बनता है। फिर बहुत सारे गांवों से मिलकर पंचायत का निर्माण होता है। बहुत सारे पंचायत से मिलकर प्रखंड का निर्माण होता है। फिर प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, जिला से प्रमंडल, प्रमंडल से राज्य, राज्य मिलकर देश बनाता है। बहुत सारे देश मिलकर महादेश बनाता है। तो इस तरीके से ये मालूम होना चाहिए। अब जनसंख्या बात करें तो 2011 में लगभग 10.5 करोड़ बिहार में था और 2025 में ये करीब 14 करोड़ है। तो 2011 में भारत, मतलब बिहार में जो हुआ था जनगणना, उसमें 10.5 करोड़ था। अब जलवायु बात कर लेते हैं बिहार के जलवायु के बारे में कि बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्य 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु ये होती है। गर्मी का मौसम बात कर लेते हैं। गर्मी का मौसम है कि होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। ये दौरान धूल भारी तेज ये सब होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो 30 डिग्री औसत तापमान रहता है, लेकिन कभी कभी बढ़कर इससे ज़्यादा हो जाता है। वर्षा का मौसम जो होता है, इस मौसम है किसान खरीफ फसल बोते हैं। वर्षा के मौसम में जो कृषि की जाती है, मतलब फसल लगाया जाता है, उसको खरीफ फसल कहते हैं। दक्षिणी बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती है, जो नदियों के ताल में जमा होता है। इस कारण नदियों के बाद पानी आसपास इलाकों में फैल जाते हैं। बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियाँ, जिसका उद्गम स्थल ये नेपाल में है।
बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी। अब उसके बाद यहाँ पर है कि बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी में परवल, ककड़ी ये सब रोपा जाता है। बलुआई मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्री कंद जिसको अरहुआ कहते हैं, तरबूज एवं दोमट में मक्का, दलहन, गेहूँ आदि फसलें उपजाए जाते हैं। अब जाड़े के मौसम की बात कर लेते तो 5 से 10 डिग्री तक रहता है। जनवरी के मौसम है, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में ये सब के बारे में बताया हुआ कि कैसा कितना तापमान रहता है। अब बात कर लेते हैं कृषि व्यवसाय के बारे में। तो बिहार में धान बहुत प्रमुख फसल होते हैं। ऐसे में बहुत फसल तो है, लेकिन तंबाकू अब देख लेते कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो तंबाकू में है कि वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को सरेसा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे भी सरेसा है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो तंबाकू में हो गया वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये तीनों जगह पे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए सरेसा कहते हैं इस जगह को। गन्ना, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण में गन्ना की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। जूट की खेती पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में जूट की खेती की जाती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए। उसके बाद है वन के बारे में। बिहार में के टोटल 100% जगह है, तो वहाँ पे 6.4% भूभाग पर वन है। लेकिन वहीं पे तो बिहार के बारे में देख लीजिए, 6.4% भूभाग पर वन है। और तंबाकू उपजाने का तरीका बताया हुआ, तो ये उतना ज़रूरी नहीं, फिर भी यहाँ पर देख लेते एक बार कि उपजाने का तरीका। चुनायुक्त मिट्टी में एक सीध में एक हाथ की दूरी पर चारों ओर छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे सबसे पहले आप रोप दीजिए चुनायुक्त मिट्टी जो रहेगा। तब शुरुआत में 1 सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधे को केले के पत्ते या टोकरी से उसको ढक देते हैं। तब क्यारियाँ में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं हो, इस तरह से हम कर देते हैं। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिगो कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते हैं। चूँकि सरेसा इलाकों में तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम से इस्तेमाल करते हैं। तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए ये ऐसा करते हैं। अब वन्य प्राणी बात कर लेते हैं। तो वन्य प्राणी को बचाने के लिए, जैसे वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। कैमूर जो अभयारण्य वो रोहतास में है। राजगीर अभयारण्य नालंदा में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। कांवर झील क्षेत्र बेगूसराय में है, जहाँ विदेशी पक्षी भी ठंड में रहता है। कांवर झील बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको पटना मतलब चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन किरण, यानी कि जाड़े के दिन में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन किरण यानी कि प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं। वाच टावर से इसे देख सकते हैं। वाच टावर सरकार ने बनवाया था। अब बिहार दर्शन बात कर लेते, तो बिहार दर्शन यानी कि ये 9th चैप्टर और क्लास 10th चैप्टर, इसी चैप्टर में पहले 9th अध्याय देख लेते हैं। तो बोध गया की बात कर लेते हैं। तो महाबोधि जो विश्व धरोहर में गिना जाता है, बुद्ध जी का ध्यानरत प्रतिमा है। महाबोधि मंदिर में जो भगवान बुद्ध है वे अपना ध्यान किए हुए हैं बहुत सालों तक। मंदिर के पीछे बोधि वृक्ष है, इसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तब गौतम बुद्ध कहलाने लगे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जिसके कारण गौतम बुद्ध कहलाने लगे। फिर चांद चौर के निकट फाल्गु नदी है, जहाँ विष्णुपद मंदिर है, यानी कि चांद चौर के निकट फाल्गु नदी है, जहाँ विष्णुपद मंदिर है। इसके बारे में यहाँ पर है कि फाल्गु नदी के निकट, फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर है। फाल्गु नदी के तट पर ध्यान रख लीजिए, कहाँ विष्णुपद मंदिर है, फाल्गु नदी के तट पर मंदिर है, जहाँ यहाँ भगवान विष्णु की पद चिन्ह है। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, यानी कि इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, किसको, विष्णुपद मंदिर को। और यहाँ के पुजारियों ने ये बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। देश के कोने कोने से लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए कब आते हैं, यहाँ आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक मेला लगता है, तो उसमें मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए यहाँ आते हैं, पिंडदान करते। राजगीर के गर्म जल कुंड, हाथ पाँव धोने से यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। मतलब उसका शांति स्तूप जो कि राजगीर में है, यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद स्तूप गुंबदकार है, यानी कि गुंबद के कार जैसा है। कहाँ पर है, तो
राजगीर में शांति स्तूप मंदिर है। तो यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी है। पहाड़ पे जाने के लिए रज्जू मार्ग है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित शांति स्तूप अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यहाँ से चारों ओर पहाड़ियाँ दिखाई देती है। अब नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। एक समय में जल मंदिर पावापुरी में है। जल मंदिर पावापुरी में इसके बारे में कि तालाब के बीचों बीच महावीर का मंदिर। यहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर जल मंदिर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जल मंदिर पावापुरी में तालाब के बीचों बीच महावीर मंदिर। यहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण किया था। जला संघ का अखाड़ा बोधगया में स्थित है। अब बिहार दर्शन 2 की बात कर लेते हैं। बिहार दर्शन 2 में तो बिहार दर्शन 2 में हो गया सासाराम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के जो NH2 सासाराम राष्ट्रीय जलमार्ग ये संख्या 2 के किनारे रोहतास जिले का मुख्यालय है। यहाँ के दिल्ली हावड़ा को जाने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का यहाँ पे मकबरा है। मकबरा या मकबरा। तो रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा है। मकबरा इसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे सीख लेंगे। यहाँ पे शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। जो यहाँ पर रोहतास जिला का मुख्यालय से जो सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा है और शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तो शेरशाह ने इसी जगह पे हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा जो है वह अष्ट कोणीय है। यह मकबरा 8 गो कोना है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा तालाबों के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच की एक पुलिस मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यहाँ मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। अब गोलघर पटना के बारे में बात कर लेते हैं। गोलघर पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवार पर एक सूचना पट लगी हुई है जिससे गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई है। गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन, अब यहाँ पर कुछ फिर हिस्ट्री वाला बात है कि गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज को सुरक्षित करने के लिए बनवाया था। तो गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज को सुरक्षित भंडार के उद्देश्य से करवाया था ताकि अगर ख़राब स्थिति आ गया तो इसमें रखा जाए। तो इसके कुछ फीचर है कि इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। 12 फीट इसका मोटी दीवार है और 96 फीट तक ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। वहाँ से पूरा शहर आप देख सकते हैं। दूर पूर्व में गांधी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विस्तार गांधी मैदान का भी निर्माण खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ऊंची इमारतों बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अगर उस पर ऐसे तो अभी चढ़ना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर चढ़ने दिया जाता तो आप इतना सारा चीज़ को आप देख सकते थे। अब गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश मिलता, समझिए वहाँ पे कितना, शायद 50% की कम या 60%। जनरल लोग जाते हैं तो उसको समझिए तो 100 दाम नहीं पता। अगर 100 रुपया लगता है तो आपको सिर्फ 40 से 50 रुपया लगेगा अगर आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे। तो गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है और बीच में संग्रहालय का भवन है। यह भवन राजस्थानी शैली में बना हुआ है। संग्रहालय के बीचों बीच बात करते हैं। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोप अंग्रेजी शासन की है। चारों ओर कई बड़े बड़े दुर्लभ मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। अगर उसमें जाएंगे तो ये सब आप देख सकते हैं। मुख्य भवन में घुसते हुए एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थर नुमा बन चुका है। तो मुख्य भवन में घुसते ही ऐसा दिखाई देता है।
यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन मौर्य काल की महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन दिखाई दिए। सभी वस्तुएं के पास सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई है, जिसे पढ़कर उनके बारे में आप समझ सकते हैं। वहाँ के राजेंद्र कक्ष बना हुआ है, जहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहार में वस्तुओं की स्मृति के रूप में रखा गया है। संग्रहालय में रखी वस्तु को छूना नहीं चाहिए, बस उसको देखकर आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए। वहाँ की हर जगह कैमरे लगे होते हैं, अगर कोई उस वस्तु को छुएगा तो उस कैमरे की उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ के पत्थर की एक मूर्ति थी जिस पर दक्षिणी यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वार भी कहते हैं। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वार मंदिर है। यह सिखों का प्रसिद्ध स्थल था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश के सिख इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरीके से क्लास 6 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। पूरा जो भी ज्योग्राफी था, पूरे चैप्टर, अब क्लास 7 हम देखेंगे।